आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट हमारा 4 रहेगा। 4 की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास भी 4 है, हमारा प्रैक्टिस सेट भी 4 रहेगा। इम्पोर्टेंट क्लास है, स्किप नहीं करना। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे, सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोग देखेंगे, उतना ही इन्जॉयमेंट, उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाने में। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट 4 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि समप्रत्यय की प्रस्तुति, समप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज आता है हमारा सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आता है अमूर्त से मूर्त की ओर होना चाहिए। सी ऑप्शन आता है उच्च क्रम से निम्न की ओर होना चाहिए। और आपका डी ऑप्शन आता है आवेदन आधारित से समझ की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। सम प्रत्यय की प्रस्तुति का जो क्रम है इसके बारे में बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कि जो सम प्रत्यय की प्रस्तुति का जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए, सरल से कठिन की, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो छात्र होते हैं, छात्र को पहले क्या होता है, पहले सरल, सबसे पहले क्या होता है, जो सरल होता है, सरल अवधारणाएं होती हैं, उनसे क्या इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उनसे परिचित कराना चाहिए। और फिर धीरे धीरे क्या है, फिर धीरे धीरे उनको जटिल जटिल अवधारणा की ओर बढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे छात्रों का जो आत्मविश्वास होता है, क्या होता है, आत्मविश्वास जो होता है वो बनाते हैं। इससे छात्रों को क्या है, आत्मविश्वासी बनाते हैं और उनको मूलभूत सिद्धांत को समझने में मदद भी उनको मिलती है। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, सरल से जटिल की ओर, अगर बच्चे का जो संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम ऐसा रहेगा तो इससे क्या होता है, इससे जो गलत फहमियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, गलत फहमी, गलत फहमी क्या होती है, कम होती है इससे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है, कोई टीचर है, वो क्या करेगा, स्टूडेंट की समझ में आने वाली किसी भी कमी को जल्दी से क्या है, पहचान सकता है और उसे दूर कर सकता है। जिससे क्या है, बाद में गलतफहमी या फिर भ्रम की स्थिति जो होती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। एक और पॉइंट है इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, बहुत सारे पॉइंट हैं कि हमें क्यों सरल से जटिल की और हमें संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम रखना चाहिए, कि बेहतर समझ के लिए, किस चीज़ के लिए, बेहतर समझ के लिए, किस चीज़ के लिए होता है, बेहतर बेहतर समझ। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं ऐसे। इसमें भी यही है कि जब छात्र को सरल अवधारणा को समझने के बाद जटिल अवधारणा से परिचित कराते हैं तो उन्हें क्या है, बेहतर ढंग से क्या है, वो किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं आपके। ठीक है, और जो अधिक प्रभावी शिक्षण होता है इससे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया जाए कि यदि कोई छात्र है, ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट है, यदि कोई स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं और उसको हम क्या है, मैथ्स सिखा रहे हैं, ठीक है, क्या सिखा रहे हैं उसको, गणित सिखा रहे हैं, तो वो आप क्या करोगे, आपको पहले सरल, जैसे कि अंक गणित लिया हमने, क्या लिया हमने, अंक गणित, अंक गणितीय, जैसे उसके अंदर आता है हमारा जोड़ आता है, उसमें हमारा घटा आता है, उसमें हमारा गुना आता है, उसमें हमारा भाग आता है। इन सब चीज़ से क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या है, हम क्या करते हैं, बीज गणित की ओर बढ़ते हैं। मेन सबसे पहले हमने प्लस का लिया, जोड़ के सवाल लिए, फिर घटा के लिए, उसके बाद धीरे धीरे हम गुना पे जाएंगे, फिर भाग पे जाएंगे और फिर हम बीज गणित की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें सरल से जटिल की ओर संप्रत्ययों की प्रस्तुति का क्रम रखना चाहिए या होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस मैंने जो पॉइंट्स है इसलिए क्लियर करे हैं, ज़रूरी नहीं है आपके क्वेश्चन में सरल से जटिल की ओर आए। आपका क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन भी आ सकता था कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है,
ठीक है। ऑप्शन आ सकता था गलतफहमी को कम करता है या अधिक प्रभावी शिक्षण होता है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। तो आपको क्या है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका आंसर जो है इसमें क्या आंसर होना चाहिए। फिर आपका कोई भी ऑप्शन आता है तो आप करेक्ट आंसर इजीली क्या है इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा कि अर्थ को पूर्ण सीखने को कौन सा संवेग प्रोत्साहित करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज शर्म, सेकेंड डर, थर्ड निराशा और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका जिज्ञासा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका जिज्ञासा। ठीक है, कि जो जिज्ञासा होती है वो अर्थपूर्ण जो सीखने को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। जिज्ञासा आपकी जो है सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाती है, सुगम बनाती है। जो सीखने का प्रोसेस होता है उसको कैसा बनाती है, सुगम बनाती है। क्योंकि ये छात्रों को क्या है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको क्या है, नई जानकारी, क्या नई जानकारी को क्या है, खोज करने और उसे समझने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो ये आपकी जिज्ञासा जो होती है ये एक तरह का कैसा संवेग है, जो आपका जिज्ञासा होती है ये आपका क्या है, मजबूत, हम कह सकते हैं कि जिज्ञासा जो है एक मजबूत संवेग होती है जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है, सीखने की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस को क्या करती है, बढ़ावा देती है। क्या करती है, बढ़ावा देती है आपकी। ठीक है, जब कोई छात्र किसी विषय में क्या करता है, रुचि लेता है। ठीक, कोई भी स्टूडेंट है, अगर हम किसी भी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी भी विषय में क्या कर रहा है, किसी भी विषय में क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है, उसका इंटरेस्ट है अगर किसी विषय में, तो उसे समझने की तीव्र इच्छा रखता है। तो उसे क्या होता है, समझने की तीव्र इच्छा रखता है, तो वो अधिक सक्रिय रूप से क्या है, सीखने में क्या है, संलग्न होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जिज्ञासा है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑप्शन में जिज्ञासा है, आपके यहाँ पे ये तीन ऑप्शन तो ये ही दे दें, चौथा ऑप्शन आपको जिज्ञासा की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। अब क्या दे सकते हैं, जैसे आनंद, ठीक है, इसमें दे सकते हैं गौरव, ओके, इसमें दे सकते हैं आशा, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संवेग है जो अर्थपूर्ण सीखने को क्या है, प्रोत्साहित करेगा। तो आपका जो आनंद है, अगर यहाँ आनंद की बात करते हैं, अगर आनंद की बात करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, आनंद का अनुभव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि जब छात्र सीखने को एक मज़ेदार या फिर संतोषजनक अनुभव के रूप में अगर देखेगा तो वो अधिक क्या होगा, प्रेरित होगा, और इससे क्या है, जो सामग्री होगी उसको बेहतर ढंग से बनाए रखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद बात आती है गौरव की, कि जब छात्र किसी कार्य को सफलतापूर्वक क्या है, पूरा करता है, या फिर अब कोई भी अवधारणा है अगर XYZ, उसको क्या करता है, समझते हैं, तो उन्हें गर्व का क्या होता है, अनुभव होता है। और ये जो गर्व है यही उन्हें आगे सीखने और प्रयास करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब बात आती है आशा की, कि आशा एक क्या है, पॉजिटिव, एक तरह का पॉजिटिव क्या है, संवेग है, जो छात्रों को ये विश्वास दिलाता है कि वे सफल हो सकते हैं। और ये जो विश्वास होता है यही उन्हें जो कठिन परिस्थिति होती हैं, कितना भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, उसमें सीखने के लिए क्या करता है, इनको प्रेरित करता है। क्लियर, तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि जिज्ञासा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अदरवाइज़ अगर इससे हटके ऑप्शन आ सकते हैं तो ये ऑप्शन आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। तो आपको क्या है, इन्हीं ऑप्शंस में से राइट का निशान लगाना है। शर्म, डर, निराशा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अर्थपूर्ण सीखने को प्रोत्साहित नहीं करती, ये संवेग आपके इस तरीके के नहीं हैं। क्लियर हो गया कि जो आपका अर्थपूर्ण जो सीखना है यही आपका ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है। मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है वो आपकी वही होती है जिसमें जो
स्टूडेंट होता है वो सक्रिय रूप से ज्ञान को क्या करता है, प्राप्त करता है और अपने पूर्व ज्ञान से क्या है उसको जोड़ लेता है, जिससे समझ क्या है गहरी हो जाती है और जानकारी जो है बेहतर प्रतिधारण इसमें होता है। ठीक है, आपको इसका भी मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है, अर्थपूर्ण जो सीखना होता है। और इसमें आता है कि ये सिर्फ जो तथ्य होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को याद करने से क्या है, उन्हीं को सिर्फ याद करने से नहीं होता, बल्कि ये क्या है अवधारणा को समझने से, अवधारणा को समझने सॉरी और उनके बीच संबंध स्थापित करने या फिर वास्तविक जीवन में उनका उपयोग करने के बारे में होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा पिछड़े बालक के लिए किसने दी। यह आपका सीटेट 2022 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन है शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा पिछड़े बालक के लिए किसने दी। सीटेट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताया मैंने अभी आपको। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट रहेगा कि गोडेन ने दी है या फिर बर्टन हॉल ने दी है, सिरिल बर्टन ने दी है या फिर पियाजे ने दी है। तो किसने दी है किसकी, पिछड़े बालक के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका कि सिरिल बर्ट ने इसकी क्या दी है, अवधारणा दी है। तो इसकी अवधारणा में क्या है कि इसकी अवधारणा जो है इसका उपयोग जो है पिछड़े बच्चों की पहचान के लिए करने के लिए किया जाता है। मीन्स जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए, क्या चीज़, पहचान करने के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा जो है सिरिल बर्ट ने दी थी। अब आपके जो ये सिरिल बर्ट हैं ये कौन थे, ये एक शिक्षाविद थे। कौन थे ये एक शिक्षाविद थे और एक ये मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने पिछड़े बालक के अध्ययन में बहुत इम्पोर्टेंट इनका योगदान रहा है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पिछड़े बालक जो द बैकवर्ड जो चाइल्ड नामक जो पुस्तक में अपने शोध को क्या किया था, इन्होंने प्रकाशित भी किया था। और आपके जो सिरिल बर्ट हैं इनका मानना ये था, जो सिरिल बर्ट हैं इनका मानना ये था कि कोई बच्चा, ठीक है, अगर कोई बच्चा अपनी उम्र के अनुसार, क्या, अपनी उम्र के अनुसार क्या है सामान्य कार्य करने में असमर्थ होता है, तो वो तकनीकी रूप से कौन से बालक कहलाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। कि पिछड़े बालक कौन होते हैं, सिरिल बर्ट ने कहा कि ऐसा बच्चा जो अपनी उम्र के अनुसार क्या है सामान्य काम को क्या है करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो उनको उन्होंने कहा है पिछड़े बालक। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो एक पिछड़ा बालक है, जो सिरिल बर्ट हैं, इन्होंने बताया है कि एक जो पिछड़ा बालक होता है उसकी जो शैक्षिक लब्धि होती है, उसका जो EQ होता है, जो उसकी शैक्षिक लब्धि होती है वो कितनी होती है, 85 से कैसी होती है, 85 से कम होती है। वो आपका पिछड़े बालक के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वस्तु जैसे कि गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं। ठीक है, ये मान्यता क्या कहलाती है कि जो गुड़िया होती है, जो कार होती है, उसमें कैसे गुण होते हैं, सजीव गुण होते हैं। और जो ये मान्यता है ये क्या कहलाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आता है जीववादी सोच, सेकंड ऑप्शन आता है केंद्रीयकरण, थर्ड ऑप्शन आता है आपका पदानुक्रमिक सोच और आपका फोर्थ ऑप्शन आता है वर्गीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, गेस करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अगर आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा जीववादी सोच। ठीक है, क्या कहलाती है, जीववादी सोच, जिसको हम बोलते हैं एनिमिज्म
थिंक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनिमिज्म, थिंक। जीववादी सोच, जो जीववाद है ये एक ऐसी सोच होती है जिसमें माना जाता है कि कोई भी निर्जीव वस्तु, क्या चीज़ आपकी, जिसमें कोई भी निर्जीव जो भी वस्तु होती है उसको, निर्जीव वस्तु भी क्या है? जीवन। निर्जीव वस्तु के अंदर भी क्या होता है? जीवन, भावना और उद्देश्य होते हैं। जैसे कि बच्चों को लगता है कि उनकी गुड़िया या फिर खिलौना जो है वो क्या है? जीवित है। आपने मोस्टली देखा होगा बच्चे जो हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गुड़िया को लेके बोलते हैं कि भाई मम्मा इसको खाना खिला दो या मम्मा इसको निन्नी करा दो। तो इस तरीके से क्या है, बच्चा सोचता है कि वो क्या है? सजीव है। बच्चा सोचता है कि वो क्या है? निर्जीव नहीं है, वो जीवित है। तो ये इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो आपकी जीववादी सोच के अंतर्गत आती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन में क्या है, आपको एग्जाम्पल देके भी पूछा जा सकता था। अब जैसे इसमें मैंने पूछ लिया कि गुड़ियाकार में सजीव गुण होते हैं, ये क्या कहलाता है? तो जीववादी सोच कहलाता है। आपका ऑप्शन इस तरीके से भी आ सकता था कि बच्चा जो है वो अपनी गुड़िया को चोट लगने पर दुख महसूस करता है। कोई भी बच्चा है, उसकी गुड़िया को अगर क्या है चोट लग जाती है तो वो क्या है, बहुत दुखी फील करता है, महसूस करता है। तो ये भी किसके अंदर आता है? जीववाद के अंदर आता है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी चेंज हो सकता था। इसी तरीके से और एग्जाम्पल हैं कि बच्चा अपनी गुड़िया से क्या करता है? बात करता है, उससे अपनी बात बताते हैं, या अपनी गुड़िया को सुलाता है, उसे खाना खिलाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके जीववादी सोच के। और आपकी जो जीववादी सोच होती है ये क्या है? ये एक सामान्य क्या है? विकास का चरण होता है। जो आपका जीववादी जो सोच होता है ये क्या है? आपका विकासात्मक चरण होता है। विकासात्मक क्या होता है? चरण होता है आपका। ठीक है, अब किस तरीके से होता है ये विकासात्मक चरण आपका? कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ क्या है? बदलता रहता है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसका क्या है? संज्ञानात्मक विकास के साथ क्या है? विकास के साथ क्या है? बदलता है। ठीक है, कैसे बदलता है? आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चे क्या हैं बड़े होते जाते हैं तो वे ये समझने लगते हैं कि निर्जीव वस्तु जीवित नहीं होती है, उनमें भावनाएं या फीलिंग्स उसमें नहीं होती हैं आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? एक विकासात्मक चरण भी कहलाता है, या विकासात्मक चरण भी होता है, एक सामान्य जो जीववाद होता है आपका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जब बच्चे वातावरण के कुछ उगाहपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं तब वह समय कहलाता है। तब वो समय जो है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन स्कीमा, सेकेंड ऑप्शन संवेदनशील, थर्ड ऑप्शन जैविक परिपक्वता, या फिर फोर्थ ऑप्शन संवेगात्मक समय काल। जब बच्चा वातावरण के, ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब बच्चा वातावरण के कुछ उगाहपन में खास तौर पर क्या होता है? प्रभावित होते हैं, तो वो समय, जो वो काल है, वो क्या कहलाता है आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा संवेदनशील काल जो होता है या फिर अवधि होती है, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वो समय होता है जब कोई बच्चा क्या होता है, संवेदनशील का जो होता है या कहा जाता है, ये ऐसा समय है जिसमें क्या है, कोई भी बच्चा है, अगर कोई भी बच्चा है वो किसी विशेष कौशल को, किस चीज़ को, कोई भी क्या है, विशेष कौशल जो होता है, विशेष कौशल को सीखने के लिए सबसे अधिक क्या होता है? परिपक्व होते हैं। विशेष कौशल को क्या है? सीखने के लिए क्या होता है? सीखने के लिए सबसे अधिक क्या होता है? परिपक्व होता है क्या? सबसे अधिक। और जो पर्यावरण प्रभाव के प्रति सबसे अधिक क्या होते हैं? संवेदनशील भी वो होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो समय है वो संवेदनशील वाला काल या संवेदनशील अवधि या फिर महत्वपूर्ण अवधि कहलाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है
कि संवेदनशील, ठीक है, इसकी जगह आपका ये भी आ सकता था कि संवेदनशील काल की जगह अवधि लिख देते, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसकी जगह आ जाता महत्वपूर्ण अवधि आ जाता, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब बच्चा किसी कौशल या व्यवहार को सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं इसमें, ठीक है। और ये एक ऐसा काल होता है आपका, जो संवेदनशील काल है, ये एक ऐसा काल होता है जिसमें क्या है, बच्चे के जो आसपास के, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, कोई भी बच्चा है, तो उसके जो आसपास का जो वातावरण होता है, कोई भी बालक है, एक्स वाई कोई भी बालक है, उसके पास का जो वातावरण है, उसके पास का क्या है, वातावरण है, जैसे कि उसका घर हो गया, उसका स्कूल हो गया, या उसका कोई भी समुदाय हो गया, ठीक है, समुदाय हो गया, ये उसके विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब ये जो प्रभाव होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके का आपका होता है, ठीक है। नेगेटिव और मतलब पॉजिटिव प्रभाव क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका कि बच्चा सकारात्मक या उत्तेजक वातावरण में रहता है, इससे उसके सीखने और विकास में क्या है, हेल्प मिलती है। और जो आपका क्या है, नेगेटिव जो प्रभाव पड़ता है इसका, इसमें बच्चा नकारात्मक वातावरण में रहता है, जिससे उसके विकास में क्या होती है, बाधा आती है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि एक बच्चा है, ठीक है, एक्स एक कोई बच्चा है, वो क्या है, शुरुआती वर्ष में, मतलब स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं आपके, स्टार्टिंग का जो वर्ष होता है, उसमें क्या है, भाषा के क्या है, संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आ रहा है बच्चा, भाषा के क्या हुआ, संपर्क में आ गया, तो वह भाषा सीखने में बेहतर होगा, ठीक है। जबकि एक बच्चे को क्या है, उचित पोषण देखभाल से वंचित होता है जो, तो उसके क्या है, शारीरिक मानसिक विकास में देरी का अनुभव हो सकता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यही है कि बच्चा जो होता है, बच्चे का जो वातावरण के कुछ उगापन जो से जो प्रभावित होते हैं खास तौर पर, तो वो संवेदनशील काल ही कहलाता है, इसके अंतर्गत ही आता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि संभाव्य, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थी उनकी योग्यता में विभिन्नता होने के बावजूद भी अवसर प्रदान करना किस कक्षा का उद्देश्य होता है। मीन्स सभी विद्यार्थी हैं, उनकी योग्यता में क्या है, विभिन्नता है, ठीक है, होने के बाद भी अवसर प्रदान करना किस कक्षा का उद्देश्य कहलाता है। फर्स्ट इज आपका आता है ऑप्शन एकीकृत, सेकंड आता है समावेशी, थर्ड आता है विशेष शिक्षा, और फोर्थ ऑप्शन आता है अप्रगतिशील शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, समावेशी कक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि जो समावेशी कक्षा, इसमें क्या होता है कि शिक्षा सभी के लिए क्या है, सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या क्षमता कोई भी हो या ज़रूरत कुछ भी हो उनकी, ठीक है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है आपका, समावेशी जो कक्षा होती है, उसमें शिक्षा होती है, उसमें क्या होता है कि ये दृष्टिकोण जो है सभी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत अवधारणा और उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना ही एक साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या है, एक साथ सीखने के लिए क्या करा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और इसमें यही है कि सभी स्टूडेंट को, जो ऑल स्टूडेंट होते हैं, ऑल स्टूडेंट को क्या किया जाता है कि समान रूप से सीखने और विकसित होने के अवसर मिलने चाहिए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका होगा आपका समावेशी कक्षा का उद्देश्य होता है आपका, ठीक है। और इसमें ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं आपके समावेशी कक्षा के उद्देश्य में कि विविधता का सम्मान, क्या आता है,
विविधता, आपको सब सारा पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है या आपके ऑप्शन हैं वो किसी भी तरीके के आ सकते हैं। तो इसमें होता है समावेशी कक्षा में क्या होता है कि छात्रों की विविध पृष्ठभूमि हो, क्षमता हो या सीखने की शैली को क्या है, महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान भी किया जाता है। इसी तरीके से आता है सहयोग या फिर हम बोल सकते हैं भागीदारी, कि समावेशी कक्षा में क्या होता है या उसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद आता है आपका इसमें समुदाय की जो भावना होती है, ठीक है। इसमें होता है कि छात्र एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान विकसित करें, जिससे क्या होता है कि समुदाय की जो भावना है वो कैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। एक तरह से कहने का मतलब है कि समावेशी कक्षा का उद्देश्य एक ऐसा शिक्षण वातावरण बनाना होता है जिसमें छात्रों को सीखने और सफल होने के लिए एक तरह से सशक्त बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित या निम्न में से पिछड़े और जो वंचित वर्ग के शिक्षार्थी की शिक्षा में किसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन अवरोही पाठ्य चर्या का, सेकंड पूर्वग्रहों का, या सी ऑप्शन ज्ञान की स्थानीय संरचना की समझ को अप्रभावित करता है, या आपका डी ऑप्शन स्थानीय संस्कृति और भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका स्थानीय, क्या होगा आपका स्थानीय संस्कृति और जो भाषा पर आधारित जो पाठ्यक्रम होता है उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, क्योंकि ये सकारात्मक रूप से क्या है, सहायता या सहायक होते हैं। ये क्या है, ये शिक्षा को क्या है बहुत अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाते हैं, जो स्थानीय संस्कृति और जो भाषा पर जो आधारित आपकी जो शिक्षा होती है। ठीक है, इससे क्या है, इससे बच्चों को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी पहचान को समझने में क्या है, हेल्प मिलती है। और इससे क्या होता है, उनका जो बच्चे होते हैं उनका जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने की प्रक्रिया में उनकी जो भागीदारी होती है वो भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे जो उनकी इससे क्या होता है, इससे जो उनकी स्थानीय भाषा होती है वो शिक्षा प्राप्त करने से क्या है, बच्चों की भाषा कौशल का भी क्या होता है, विकास होता है। और इनकी जो बच्चे होते हैं उनकी जो मातृभाषा होती है वो मातृभाषा में बेहतर ढंग से संवाद जो है करना सीख जाते हैं और सामान्य शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है आपका। ठीक है, और आपकी जो स्थानीय और संस्कृति भाषा जो है ये पिछड़ेपन को भी दूर करने में हेल्प करती है या मदद करती है आपकी ये। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। आपके जो ये और ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन था, ये ऑप्शन जो आपके गलत थे, क्यों थे कि जो अवरोही पाठ्य चल रहा है आपकी, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन करिकुलम, टॉप डाउन करिकुलम। ठीक है, क्या बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वंचित वर्ग के शिक्षार्थी की शिक्षा में क्या है, नेगेटिव प्रभाव डालती है। क्वेश्चन में पूछा है नहीं डालता है तो करेक्ट आंसर ये है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव प्रभाव डालती है। कैसे डालती है कि ये बच्चे की जो आत्मविश्वास है उसमें क्या है, कमी लाती है। क्या लाती है, आत्मविश्वास में क्या लाती है,
कमी लाती है, जबकि स्थानीय और संस्कृति जो भाषा थी ये क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। अब ये क्या करती है, कमी लाती है। इससे क्या है, बच्चा सीखने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होता है, उससे भंग हो जाती है, सही से वो सीख नहीं पाता है। ठीक है। और इससे विषय वस्तु की जो समझ होती है उसमें भी कमी आ जाती है। मतलब कि जो विषय वस्तु बिना गहराई में जाए संक्षेप में पढ़ाया जाता है। इसमें कहने का मतलब है कि इससे जो वंचित या जो पिछड़े शिक्षार्थी होते हैं अक्सर बुनियादी अवधारणा को समझने में क्या है, संघर्ष करते हैं और विषय वस्तु को भी वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। इसी तरीके से आपका पूर्व ग्रह होता है, ये भी जो है पूर्व ग्रह है। ये पूर्व ग्रह जो होता है ये भी क्या है, नेगेटिव प्रभाव डालता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल में भेदभाव और पूर्व ग्रह का सामना करना पड़ सकता है उसको। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, वो स्कूल से दूर हो सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञान की स्थानीय संरचना की समझ को अप्रभावित भी करता है, ये भी एक नेगेटिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका 18। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि छात्रों के सीखने की संभावना निम्न में से किस कक्षा में है। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक बच्चे को सीखने की अपनी गति का पालन करने की अनुमति देता है। सेकेंड ऑप्शन, सभी बच्चों के लिए शिक्षक मानक पाठ्यक्रम जो है उसका पालन करने को कहता है। या फिर सी ऑप्शन आपका, शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण पर जोर देता है। या फिर आपका डी ऑप्शन कि शिक्षक की सोच है कि केवल उन्हीं बच्चों के लिए अच्छा कर सकता है जो उच्च IQ के होते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट ही है कि भाई टीचर की सोच ऐसे कैसे हो सकती है, केवल, जहाँ केवल आ गया वो तो रॉन्ग मोस्टली होता ही है आपका, कि उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चों को शिक्षा में अच्छा कर सकता है जिसका सिर्फ उच्च IQ है। जो भाई निम्न आयु वाले हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ। सी ऑप्शन आता है, शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण पर जोर देता है। तो भाई निष्क्रिय ग्रहण पर थोड़ा ना जोर देना है, तो ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद बी ऑप्शन आता है, सभी बच्चों के लिए शिक्षक मानक पाठ्यक्रम का पालन करता है। तो ये भी आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कि छात्र के सीखने की संभावना निम्न में से किस कक्षा में होती है। मतलब कि बच्चे, जो टीचर है, ठीक है, क्या है, जो टीचर है वो बच्चों को सीखने की अपनी गति का पालन करने की अनुमति देता है। तो ये इसका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका, ये 19 नहीं है, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कहानी और कविता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी होती हैं क्योंकि वो, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों में जिज्ञासा पोषण करती हैं। सेकंड ऑप्शन, बच्चों में सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। सी ऑप्शन दोनों, या डी ऑप्शन दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन कि बच्चों को जिज्ञासा पोषण कर सकती हैं और सौंदर्य बोध का पोषण भी कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, बच्चे में जिज्ञासा पोषण किस तरीके से कर सकती हैं। तो ये क्या है, कहानी और जो कविताएं होती हैं वो बच्चों को क्या है, कल्पनाशील और रचनात्मक बनने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। क्या करती हैं, कल्पनाशील और रचनात्मक बनने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, जिससे उनकी जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, उनमें रुचि और जो उत्साह होता है वो क्या है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, कल्पनाशील विकास करती हैं, जैसे कि कहानियाँ बच्चों को विभिन्न जो पात्र होते हैं, स्थिति होती हैं, ये कल्पना करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास कर देती हैं वो। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास कर देती हैं
कि जो बच्चा होता है वो बहुत सारी घटना विचार के बारे में सोचने के लिए क्या है उनको प्रोत्साहित करती है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके पॉइंट आ जाते हैं। तो और सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका यही कि सौंदर्य बोध का भी पोषण कर सकती हैं। किस तरीके से? ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्पना, जो कल्पना शक्ति होती है, रचनात्मकता को ही बढ़ाती हैं, ये सौंदर्य बोध का भी पोषण करती हैं। ये भाषा, संस्कृति, जो भावनाएं होती हैं उनको गहरी समझ भी उनमें क्या है विकसित करती हैं आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं सौंदर्य बोध का भी पोषण करती हैं, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति होती है, सांस्कृतिक जो होती है, जो हमारे भावनात्मक जो विकास होते हैं उन सबको क्या है, उन सबको भी बढ़ावा मिलता है कहानी और आपके कविता के अधिगम शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होता है। फर्स्ट अनुकरण, सेकंड असंतुलन, थर्ड संरक्षण, या फिर डी ऑप्शन आपका विकास का समीपस्थ क्षेत्र, मतलब कि ZPD। तो जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बात हो रही है, तो इसमें है कि संतुष्ट जो रिजल्ट है, परिणाम नहीं दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका असंतुलन। ठीक है, तो क्या कहलाता है? असंतुलन कहलाता है। और ये असंतुलन आपका तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने मौजूदा स्कीमा को किसी नई जानकारी या फिर अनुभव पर लागू करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, जिससे उसका क्या होता है, जिससे उसकी जो मानसिक, इससे क्या होता है कि जो मानसिक असुविधा होती है, क्या होती है उसको, मानसिक असुविधा उसको होती है। और ये जो असंतुलन होता है, ये प्याजे के अनुसार है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक प्रेरक शक्ति है, क्योंकि ये एक व्यक्ति को अपने स्कीमा को समायोजित करने या फिर नए बनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें आपका। ठीक है, तो एक तरह से यही है कि इसका आंसर तो आपका यही रहेगा, असंतुलन। बाकी आपको पता होना चाहिए है, अगर स्कीमा की बात आ रही है तो एक बार स्कीमा को भी क्लियर कर लो कि स्कीमा क्या होता है। कि स्कीमा जीन प्याजे के अनुसार जो स्कीमा होता है वो मानसिक संरचना होती है। वो क्या होती है, एक आपकी, ये आपकी क्या है, एक मानसिक, क्या होती है आपकी, ये एक मानसिक संरचनाएं होती हैं, संरचनाएं। ठीक है, मानसिक संरचनाएं होती है जो व्यक्ति को दुनिया को समझने में, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो अगर दुनिया को समझ रहा है, दुनिया समझने में, ठीक है, दुनिया समझने में और व्यवस्थित करने में क्या करती है, मदद करती है। और ये स्कीमा जो होता है वो अनुभव के आधार पर ही क्या होता है, विकसित होता है आपका। जहाँ आपका असंतुलन आ जाता है वहाँ ये स्कीमा क्या होता है, नई जानकारी अनुभव को समझने में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है और असंतुलन वाली स्थिति में आ जाता है। और ये स्थिति क्या होती है, मानसिक रूप से असहज होती है और व्यक्ति को इसे हल करने के लिए अपने स्कीमा को क्या करना होता है, नए बनाने की उसको आवश्यकता होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल भी है इसके लिए कि यदि, एक एग्ज़ाम्पल है आपका, एग्ज़ाम्पल से और अच्छे क्लियर हो जाएगा आपको कि यदि कोई बच्चा है XYZ, कोई ये क्या है, बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा पहले से ही जानता है कि एक 4 पैरों वाला जानवर क्या है, गाय है, कि 1 2 3 4 पैर हैं, तो ये जानवर कौन सा हुआ आपका, गाय है। ये बच्चा क्या है, पहले से ही जानता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़। और फिर वह एक घोड़े को देखता है, फिर किसको देखा उसने, घोड़े को देखा, तो वह शुरू में गाय की
अपनी स्कीमा का उपयोग करके घोड़े को समझने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि घोड़ा गाय से अलग है, तो वो क्या करता है, वो अपने स्कीमा को समायोजित करना होता है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, घोड़े नामक एक नई स्कीमा उसको बनाना होता है ताकि वह घोड़े को गाय से अलग समझ सके। तो क्लियर हो गया आपको कि स्कीमा और स्कीमा में अगर असंतुलन वाला या संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है, असंतुलन रिजल्ट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है आपका। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, सबका लेवल अच्छा है, ऐसा नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं इनको पढ़ना है, ताकि अगर पेपर में इजी क्वेश्चन आता है तो उसको आप 2 मिनट में सॉल्व करके 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट वही रहेगा। प्रैक्टिस सेट जो है आपका प्रैक्टिस सेट 5 आएगा। टाइमिंग आपकी वही 7 AM रहेगी, ठीक है। तो और किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखा करो, सारी वीडियो को कंटिन्यू देखा करो। कंटिन्यू सारी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा भी, और आपको ये भी पता लगेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, ऑप्शंस देती हूँ, तो आप तब वीडियो देखते हो, आप आंसर तो तभी लिख दिया करो कि भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला आंसर होगा। तो उससे लगेगा कि हाँ आपको आता है और आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।